प्रस्तुत है जयश्री रॉय की लिखी हुई कहानी अनकही। सघन संवेदनात्मकता और चुनौतीपूर्ण कथा विन्यास के कारण समकालीन कथा जगत में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली जयश्री रॉय हिंदी साहित्य की एक सुपरिचित कथाकार हैं। आज सुनिए उनकी लिखी कहानी अनकही। पहाड़ी सड़कों पर टहलती हुई उस दिन वो अकेली ही लवर्स पॉइंट तक चली गई थी। मन में कहीं यहाँ का प्रसिद्ध सूर्यास्त देखने का लालच भी था। जानती थी गेस्ट हाउस में ऋषि चाय पर उसकी राह देख रहा होगा, मगर जबरन भुलाए हुए थी। ऋषि से घंटे भर में लौट आने की बात कहकर वो घूमने निकली थी। ख्याल आया था फिर ऐसा अवसर मिले ना मिले, कल लौटकर तो फिर से शहर के उसी पागल भीड़ में खो जाना पड़ेगा। यहाँ का सूर्यास्त तो ऋषि भी देखना चाहते थे, मगर सुबह से बुखार लेकर पड़ गए थे। कल देर रात तक ओस में भीगते रहे थे, ऊपर से ठंडा बियर भी चला था। पुराने मित्र के यकायक मिल जाने से पुलक में उच्छृंखलता हो ही जाती है। कितने दिनों बाद देव बाबू मिले थे, साथ में पत्नी शिवानी भी थी। बातचीत का दौर चला तो देर रात तक चलता ही रहा। फिर गाना बजाना शुरू हो गया और सभी दुनिया जहान भुला बैठे। ऋषि को संगीत का बड़ा शौक है, खुद भी अच्छा गा लेते हैं। शिवानी ने सबके अनुरोध पर थोड़े से ना नुकुर के बाद गाना शुरू किया तो फिर लगातार गाती ही चली गई। वो स्कूल में संगीत की टीचर थी। पहाड़ों की मायावी ज्योत्सना रात, सुरावीत और फिश फ्राई और संगीत सभी मूड में आ गए थे। आखिर हार कर उसे ही महफिल खत्म करने के लिए कहना पड़ा था। तब तक ऋषि और देव बाबू काफ़ी पी चुके थे। लाइन जीन के प्रताप से शिवानी के गाल भी दहक रहे थे। उसकी डागर काली बंगालन आंखों में रविंद्र संगीत का सुरूर अलग से था। सुबह सभी देर तक सोते रहे थे। ऋषि उठे तो उनके सर में दर्द था, शरीर भी गर्म हो रहा था। काली कॉफ़ी और क्रोसिन की गोलियां लेकर सारा दिन पड़े रहे। वो भी मन मारकर टीवी के सामने बैठी रिमोट से खेलती रही। दोपहर को उसने रसोइये से कहकर पतली खिचड़ी बनवाई थी। उसे ऋषि के अस्वस्थ हो जाने से चिड़चिड़ाहट हो रही थी। एक तो बड़ी मुश्किल से इस शॉर्ट वैकेशन के लिए समय निकाल पाए थे, और जब से आए तो ये जनाब बिस्तर पर पड़ गए। वो अस्वस्थ सिर्फ अपने उच्छृंखल स्वभाव के लिए हुए थे। हर विषय में वो अति करता है और फिर भुगतता भी है। सारा मज़ा किरकिरा करके रख दिया था। न जाने अब कब यहाँ आने का प्रोग्राम बन सके। सोचते हुए एक तेज मोड़ पार करके न जाने कब वो लवर्स पॉइंट पर आ खड़ी हुई थी। सामने गेरुआ आकाश का अछोर विस्तार था। सूरज से उसका इंतजार नहीं हो पाया था। अपने समय पर पाबंदी से डूब गया था। चारों तरफ उसी का एहसास अभी तक बना हुआ था। नीचे की तरफ आसमान का गहरा लाल रंग क्षितिज के पास जामनी पड़ गया था। पहाड़ों की तीखी गहरी उतारों में शाम का धुआं घना होकर ऊपर की ओर उठने लगा था। उसी में दूर, बहुत दूर घाटी में बहने वाली नदियां चांदी के जंजीर सी चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। पक्षियों की घर लौटती कतारें यहाँ वहाँ से काले मनकों की तरह टूटकर सांवली हवा में नामालूम बिला रही थीं। उसका मन अनकही उदासी में डूब गया था। शाम की धूसर नील परछाइयों से घिरी वो कुछ देर एकदम चुप खड़ी रह गई थी। अंदर घुमड़ते हुए निराशा के बवंडर को वो अपने अंदर से धैर्यपूर्वक गुजर देना चाहती थी। नहीं तो ये दूर तक पीछा करते हुए बढ़ता ही जाएगा। ये उसका अनुभव रहा है। वो किसी भी अभावात्मक अनुभूति से पीछा नहीं छुड़ाती, वरन उसमें पूरी तरह होकर उसे अपने सिस्टम से गुजर जाने देती है, ताकि जब वो उसे निकले तो सही अर्थों में पूरी तरह से निकल सके। ऋषि कहते हैं, इंदु तुम बहुत भावुक हो, हर बात पर आंखें भिगोती हो। मगर वो जानती है ये क्राइसिस को सीधे आंखों में देखने का नतीजा है। देर तक पलकें झपकाए बिना देखते रहे तो आंसू आ ही जाते हैं। पहाड़ों पर तेजी से उतरती हुई रात को अपने बेहद करीब महसूसते हुए उसने फिर उधर देखा था, जहाँ थोड़ी देर पहले तक सूरज अपने सिमटते हुए उजालों के साथ रहा होगा। अब वहाँ एक फीकी सी उदासी के सिवा कुछ भी नहीं था। सूरज का डूब जाना न जाने क्यों मन को एक अनकहे विषाद से भर देता है। लगता है पूरी दुनिया ही यकायक एक अभाव में डूब गई है। उजाले का खो जाना शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अंधेरे को भी नहीं। पूरी तरह से डूबने से पहले किरणों का सुनहरा जाल किसी मायावी स्वप्न सा वादी में फैलता जाता है, और फिर एक समय के बाद दूसरे सिरे से उसका सिमटना शुरू हो जाता है, और फिर होते होते पूरी तरह से सिमटकर पहाड़ी की दूसरी तरफ अपने पीछे ढेर सारा अंधकार छोड़कर उतर जाता है।
कैसा चीखता हुआ सन्नाटा है ऐसे में। हजारों झींगुर और कीट पतंगे एक साथ बोल पड़ते हैं। पश्चिम में रोशनी का समंदर अब एक ठोस स्याह दीवार में बदल चुका था। अदृश्य लहरों की तरह हवाएं पहाड़ों से टकराने लगी थीं। इन पहाड़ियों में अप्रैल की हवा में भी एक खुनक सी है। उसने हल्की ठंड में पानी हुई सी सूती साड़ी का आंचल अपनी खुली बाहों पर लपेटा था। बालों का श्लथ जूड़ा भी खुलकर हवा में बिखरने लगा था। उन्हें समेटती हुई वो मुड़कर चल पड़ी थी। सामने की घुमावदार सड़क मोड़ पर ही तारों की उजास में हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। अभी अभी बीती शाम की रोशनी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। जंगली फूलों और पुटुस की झाड़ियों पर उसकी फीकी नीली चमक अभी बाकी थी। जब मन निसंग होता है, खुद के संग हो लेता है। इस चुप्पी को सहज काटने के लिए जैसे उसने स्वयं से ही मनोहार किया और हल्के हल्के गुनगुना उठी। कंकर पत्थरों से टकराते उसके पदचापों के साथ उसका गीत घाटियों के धुंधलके में प्रतिध्वनित होते हुए जैसे उसके साथ लहराता सा चल पड़ा। इस पहाड़ी रास्ते पर निचाट अकेलेपन के एहसास से वो चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी। हवा और पत्थरों के टकराने से जैसे वादियों की विराट नीली शून्यता धीरे धीरे थरथरा रही थी। एक अजीब सा चुप भरा शोर तेजी से आसपास घनीभूत होता हुआ एक वृत्त सा रच रहा था। किसी अकेली पड़ गई टिटहरी का रह रहकर बोलना भी उसे अनमन कर रहा था, जैसे उसका भी कहीं कुछ खो गया हो। सांझ की उदासी में टिटहरी का बोलना उसे हमेशा निसंग बना जाता है। गेस्ट हाउस में ऋषि उसके लिए अब तक परेशान हो गया होगा। इन पहाड़ियों में नेटवर्क भी नहीं मिलता कि उसे फ़ोन पर सूचित कर सके। सोचते हुए अनजाने ही उसके कदम तेज हो गए थे। कुछ दूर तक तेज तेज चलने के बाद न जाने क्यों वो अचानक ठिठक कर रुक गई थी और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखा था। उसे लगा था इस सड़क पर वो अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उसके पीछे बेआवाज़ चला आ रहा है। उसकी बाहों में कांटे से उगाए थे। रीढ़ में आतंक की सनसनाहट बर्फ की तरह घुल गई थी। अंधकार की काली परत चीरने में असमर्थ उसकी आंखें अधिक से अधिक पैनी होकर उसे घूरने लगी थी। कान भी क्षण क्षण करीब होती आहट के प्रति सजग हो उठे थे। एक मन कह रहा था अभी मुड़कर भाग जाए, मगर दूसरा मन अपने ही कदमों पर भारी पड़ रहा था। भय ने ही जैसे उसे हौसला दिया। उसने अपनी तरफ बढ़ती हुई अनजान आहट का सामना करने का फैसला कर लिया। उसकी तरफ जो कुछ भी बढ़ रहा है वो उससे होकर ही गुजर सकेगा, उसे गिराकर या दरकिनार करके नहीं। न जाने किस हौसले के बल पर उसने सोच लिया था। अब लरजते हुए ही सही उसे थाम कर खड़ी रहने को बाध्य थी। इसके सिवा दूसरा चारा भी क्या था। अचानक वो अंधेरा बिल्कुल पास सरक आया था, अपनी गंध और लोच में ठोस होता हुआ। तुम अब भी गाती हो इंदु? अप्रत्याशित गूंजी इस आवाज़ ने उसे बेतरह चौंका दिया था। गाढ़े अंधकार में भंवर सी पड़ गई थी। आवाज़ की अनुगूंज अब आसपास की पथरीली दीवारों पर थी, तरंगों में बदलकर खुद को दोहराती हुई सी। सामने का स्याह पर्दा यकायक चमका था। आगंतुक ने लाइटर जलाई थी। जलती हुई लाइटर की पीली लौ पर झुके हुए उस चेहरे को देखती रह गई थी। सिगरेट सुलगाते हुए उसका चौड़ा माथा और नाक की नुकीली नोक ही रोशनी की जद में थी। वही ठिठकी उसकी आंखों में पहचानगी कौंध झट जागी और बिला गई थी। अनूप, ये नाम कहीं से आंखें मलता हुआ अनायास उठाया था। वक्त की धूल मोटी परतों में हर तरफ बिछी थी, मगर वो साफ पहचान में आ रहा था। कुछ चीज़ों पर वक्त का असर नहीं होता, मौसम भी उनसे होकर गुजरने से रह जाता है। एक अरसे से उसका जिक्र उसके और ऋषि के बीच में नहीं आया था, और ये शायद इसलिए कि उसकी चर्चा उनके बीच कुछ बोझिलता ला देती थी जो अनकही होकर भी अनदेखी नहीं रह पाती थी। जीवन के कुछ प्रश्न दोबारा पढ़ने की मनस्थिति में इंसान कभी नहीं हो पाता, मगर उसका कोना हमेशा मुड़ा रहता है। शायद ये याद दिलाने के लिए कि हम कहीं कुछ अधूरा छोड़ आए हैं और तभी हर कोशिश के बावजूद पूरा नहीं हो पा रहे हैं। आधी अधूरी जिंदगियां आधी अधूरी कहानियों की याद दिलाती हैं। उन्हें पूरा न कर पाने की नियति इंसान को आधी सच आधी झूठ जिंदगी के किरदार बनाकर रख देती है। इस सच की विडंबना आज भी उसके जीवन में पूरी विलक्षणता के साथ है। इन्हें नकारते बिसराते वो थक गई है। याद न करने का अर्थ भुलाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। इस नाम और चेहरे के साथ ना जाने कितनी बातें एक साथ सतह पर उठाई थीं, उस तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से होड़ ले रही थीं। उसे
उस रोशन माथे पर अपने होठों की चमकती हुई छाप स्पष्ट दिख रही थी। बहुत पुराना होकर भी वे कंवल सी ताजी लग रही थीं। इन्हीं छुअनों से एक दिन उसने स्वयं को उसके वजूद के साथ चस्पा कर देना चाहा था, जोड़ देना चाहा था खुद को हमेशा के लिए, मगर कच्चे धागे का रिश्ता कच्चा ही निकला था। तड़क कर दोनों के बीच से हमेशा के लिए खो गया था। खुद को खो देने की हद तक उसने ढूंढा था उसे, मगर मुट्ठी में हवा बांधने की असफलता के सिवा कुछ भी नहीं आया था। एक मटमैली धुंध में खो गई कहानी का आधा हिस्सा अनकहा ही रह गया था। वो चाहती थी अनूप के उलझी डोर से शख्सियत को समझने का कोई सिलसिला निकल सके। जिसे कभी ज़िंदगी की तरह चाहा हो, उसे यूं एक अजनबी की तरह उसी ज़िंदगी के हाशिए में खड़े हुए देखना कैसा त्रासद, कितना तोड़ देने वाला अनुभव था। वो कैसे बताती? लाइटर के बुझते ही वो न जाने कैसी अनाम इच्छा से भर उठी थी। एक लंबे समय से अंदर ही अंदर घनीभूत होती आर्द्रता अब सब कुछ तोड़कर सतह पर आ जाना चाहती है। आंखों के कोने नम पड़ रहे हैं। वो देखना चाहती है उसे आंखें भरकर, मगर दृष्टि के सामने धुंध की दीवार ऊंची उठती जा रही है। जीवन का एकमात्र सुख उसके पीछे अपना चेहरा खोकर निशब्द खड़ा है। वो अपने अंदर की चीख को टटोलती है और निराश हो जाती है। अब वहाँ एक सुगबुगाहट के सिवा और किसी बात की गुंजाइश नहीं। वक्त ने बाढ़ चढ़ी नदी की धारा को रेत में बदल दिया है। हरियाली के नाम पर काई के सिवा अब कहीं कुछ भी नहीं। उसने अपने अंदर की आवेग भरी नदी को चुपचाप मर जाने दिया। जिंदगी का ये सवाल शायद अब कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो थक कर अपनी पलकें मूंद लेती है। पलकों पर चुपचाप मरते सपनों की आवाजाही अब भी है, मगर उनका वजन खो गया है। अंधेरे के बावजूद वो अनूप के चेहरे की ओर देखती रही थी। निगाह में घुप अंधेरा था, मगर परिचय उससे भी ज़्यादा। कोई आंखों पर पट्टी बांध कर भी इस शख्सियत से गुजरने के लिए कहे तो वो सहज गुजर जाएगी। इन आँखों, होठों, चेहरे की बनावट, तिल, दाग, रेखाएं, सब कुछ उसके अंदर बना हुआ है अपने वजूद की तरह। इस देह की गंध में कभी उसका आप सराबोर रहता था। यही सूरत पलकों पर ख्वाब बनकर उतरती थी। उसकी अनछुई कुंवारी इच्छाओं को इसी के स्पर्श ने पहली बार दुल्हन बनाया था। आज भी चाहे अनचाहे इसी चेहरे की दहलीज पर वो कई बार ठिठक जाती है। निषिद्ध फल की तरह वर्जित सुख का स्वाद कभी भूलता नहीं। बार बार निषेध की लक्ष्मण रेखा को लांघने पर आमादा होता है। मर्यादा की सीमाएं तोड़ता है। दंड शायद इसका दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण होता है। हर बार मन सजा की प्रत्याशा में हथेली फैलाकर खड़ा हो जाता है। दर्द का हिसाब रोमांच के आंकड़ों के आगे गौड़ हो जाता है। सामने का अंधेरा अब शब्द बनकर लरजने लगा है। अनूप कह रहा है, यहाँ क्या कर रही हो इंदु? तुम तो शायद मुंबई में थी। तुम भी तो न जाने कहाँ थे। वो उसके सवाल में अपना भी सवाल जोड़ देती है और प्रतीक्षा के पलों को लांघती हुई सीधे मुद्दे पर आ जाती है। कल ही आई थी और अब तो कल सुबह चले भी जाना है। अच्छा? सामने खड़ी अंधेरे की दीवार अच्छा में अछोर हो जाती सी प्रतीत होती है। अनायास वो इस इच्छा में हो आती है कि अब यह अंधेरा छट जाए। वो अनूप को पलक भर देखना चाहती है। सब्र की सीमा कहीं करीब ही थी और अब चरमरा कर टूट पड़ना चाहती थी। वो खुद को संजोए रखने के नाकाम से प्रयास में लगातार लगी हुई थी। सारी ऊर्जा इसी में लगाती जा रही थी। वो अपनी आवाज़ को यथासाध्य साधती है, अंधेरे की ओर बढ़कर साथ देती है। तुम इधर? अधूरे सवाल में मुकम्मल सवाल है। वो जो कह नहीं पाती वो शायद सुन लिया गया है। संवेदना का एक सिरा शायद पूरी तरह से छूट नहीं गया है दूसरी तरफ से। वो महसूसती है और अपनी रुलाई को पीछे ढकेलती है। पसलियों में जो बूंदें अनवरत दुखती रहती हैं उनका शायद अब कोई इलाज नहीं। वो एक बार फिर स्वयं को समझाती है। अबाध्य मन बार बार सवालों का जखीरा बनकर सामने आ खड़ा होता है। अपने अंदर के फूलों को दगदगाते हुए घावों में बदल देना उसकी सबसे बड़ी विवशता है और इसका साक्षी भी सिर्फ उसका आप ही है। इंदु, अनूप कुछ ठिठकते हुए सा बोल रहा था, यहाँ अपनी ज़िंदगी के बचे खुचे दिन बिताने आया हूँ। डॉक्टर कहते हैं ये दिन बहुत थोड़े से ही रह गए हैं, मगर कितना नहीं जानता। क्यों, क्या हो गया? पूछते हुए उसे अपना ही स्वर किसी अजनबी का सा लगा था। ऐसा सवाल करने के लिए वो अपनी आवाज़ लाती भी कहाँ से? उसे यकायक अपनी फिक्र हो आई थी। बड़ी मुश्किल से एक चीख
कई चीखें उसने अपने अंदर किसी महफूज से क्षण के लिए उठा रखी थीं और खुद को तैयार किया था, जैसे एक समंदर से टकराने के लिए, समूचे आसमान को झेलने के लिए। अदालत में मृत्युदंड सुनने से पहले किसी का चेहरा कैसा हो जाता है वो नहीं जानती, मगर अपना चेहरा कल्पना कर सकती है। एकदम राख हुई रंगत में ना देखती हुई सी आंखों की भाषा अब सिर्फ आंसू और दर्द है। अनूप उसकी स्थिति से बेखबर अपने में डूबा हुआ कहे जा रहा है, मेरे भटकाओं को एक बदनाम सा नाम मिल गया है इंदु, एड्स। तुमसे अलग होकर फिर कभी किसी से जुड़ ना सका। बंजारापन मेरी नियति हो गया। इस आवारागर्द तबीयत को एक लगाम, एक ठहराव चाहिए था, सो मिल गया। कुछ ही दिनों की बात है। अनूप के शब्द वो सुन रही है, मगर ठीक से समझ नहीं पा रही है। तेजाब की बूंदों की तरह कहीं कुछ टपक रहा है, वो झुलस रही है अंदर तक। आंसुओं की एक शिला जो अब तक न जाने कहाँ जमी पड़ी थी, एकदम से पिघलने लगी है। उसे अपने तटबंधों की फिक्र हो आई है। वो जानती है वे किसी भी क्षण अब टूट जाएंगे। घृणा के रेत रेत हुए एहसासों से इतने वर्षों से बंद पड़ा मुहाना टूटकर जो अबाध्य धारा एकदम से बह आई है, वो निर्घात प्रेम है, अपने उसी तेवर और मिजाज के साथ। हर निर्णायक क्षण में प्यार ही क्यों जीतता है। इतने वर्षों से ईंधन जुटा जुटा कर जिस घृणा के अलाव को जला रखा था, वो एकदम से बुझ गया है। अब वहाँ धुआं और राख के सिवा कुछ भी नहीं। निसंग मन ने जिन स्मृतियों को ओट दे रखा था, वे इस आकस्मिकता के से बाहर निकल आएंगे उसे सोचा न था। पहली बार अब तक अवांछित महसूस होते से इस बेशक्ल अंधेरे के प्रति वो कृतज्ञ होती है। अपने अबाध्य बह आए आंसुओं को बाहों से पोंछती है, मगर आवाज़ में घुल आई नमी का कुछ नहीं कर पाती। अपने पाँवों में ताकत ढूंढती हुई वो लड़खड़ाती हुई सी चल पड़ी है। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शायद किसी अस्पताल में होना चाहिए, इलाज की ज़रूरत होगी। अपनी आवाज़ को स्वाभाविक बनाए रखने के प्रयास में वो और भी अधिक असहज होती जा रही थी। मेरा अब कोई इलाज नहीं है इंदु। कुछ दिन खुले आसमान के नीचे सांस लेना चाहता हूँ इन पहाड़ियों में। तुम्हें याद है हम यहाँ? अनूप क्या कहते कहते रुक गया था, वो जानती थी, मगर सुनना नहीं चाहती थी। अपने जख्मों को कुरेदने के लिए नाखून कहाँ से लाए? अपने साथ हो लिए कदमों की आहट उसे अपने अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। थोड़ी धीमी होते होते वो फिर तेज चल पड़ती है। तुम बड़े बेफिक्र सुनाई देते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? ये सवाल उसने प्रत्यक्ष रूप से अनूप से किया था, मगर खुद उसके जद में आ गई थी। पीछे चलता हुआ अंधेरा सिगरेट की छोटी सी बिंदु पर सुलग उठा था। हवा में बहुत पहचाना हुआ सा कुछ अनायास बिखर गया था। एक चोर नज़र, एक छुअन, एक गंध। 15 साल पहले गुलमोहर के किसी खिलते हुए मौसम में ये वही है। आंखों में ढेर सारा काजल लगाए, गालों में नेह के लाल सुर्ख गुलाब उगाए, प्यार के पहले स्पर्श से पिघलकर शहद की धार बनी बहती हुई सी। सिगरेट के गहरे कश लेता हुआ अनूप जैसे खुद से ही बोलता हुआ चल रहा है। मुझे अपने जख्मों की नुमाइश पसंद नहीं। दूसरों की करुणा इंसान को और धंसा देती है। लगता है अपनी रीढ़ खोकर जमीन पर रेंग रहा हूँ। सच ये स्थिति बड़ी त्रासद होती है। अंदर का कोई सीधा तना हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए दोहरा हो जाता है। ये चाह कि फिर से सतर हो जाए जैसे खत्म ही हो जाती है। ठीक कहते हो तुम शायद। झींगरों की तेज आवाज़ में अपनी ही आवाज़ सुनने का प्रयास करती हुई सी वो कह रही थी। पता नहीं अनूप उसकी आवाज़ सुन पा रहा था कि नहीं। हालांकि वो ठीक उसके पीछे था। वो अपनी गर्दन पर उसकी भाप छोड़ती हुई सी सांसें महसूस कर पा रही थी। हवा में उसकी देह गंध फैली थी। एक मन अपने बंधन खोलने के लिए कई बार छटपटा चुका था। उसने अनायास अपनी सांस रोक ली थी। तुम खुश तो हो इंदु? अचानक पूछे गए सवाल में कुछ अटपटा सा था। वो जवाब नहीं देना चाहती थी। इस क्षण झूठ कहना कठिन होता। वो अनसुनी सी चलती रही थी। इस क्षण उसका मन जैसे उसके कदमों पर लद गया है। इतना भारी तो वे कभी ना हुए थे। वो अपनी इस बोझिलता से छूटना चाहती है। अनूप का दूसरा सवाल उसकी मदद में जैसे आगे आया था। इंदु, आज न जाने ये जानने की इच्छा क्यों हो रही है कि मेरे उस दिन उस तरह से अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाने को तुमने कैसे लिया था। उस वक्त तो तुम चुपचाप खड़ी रह गई थी। बस तुम्हारी आंखों का काजल जरा सा लिसर गया था। तुम्हें उस दिन बिना प्रतिवाद के जाने दिया था अनूप, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो इतना संकीर्ण था कि किसी और के उस पर चलने की गुंजाइश नहीं थी। तुम जानते थे ये बात, मगर निर्द्वंद उस पर चलते रहे। मैं जाते हुए तुम्हारी पीठ देखती रही।
यही वो क्षण था जब हमारे जीवन का एक पूरा अध्याय अपने तमाम उजले मैले अनुभवों और स्वाद गंध के साथ यकायक खत्म हो गया था। पूर्ण विराम का वो क्षण चीख और सन्नाटे का था। मैं दोनों स्थितियों में जीने के लिए अभिशप्त थी। लगातार बोलते हुए वो अचानक थमी थी। आत्मविश्लेषण का एक क्षण उसे टोक गया था शायद, मगर उसने फिर कहना शुरू किया था, आज वो इतनी भरी हुई है कि खुद को हल्का करना निहायत ज़रूरी हो गया है, वरना स्वयं को देर तक अब ढोया नहीं जा सकेगा। आज यहाँ इस वक्त प्रकृति के सारे पवित्र तत्वों के सामने एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। जब भी मन के उस सिरे पर पहुँचती हूँ जो निहायत अपने लिए है, तुम मिल जाते हो। तुमसे होकर नहीं, तुमसे बचकर गुजरना अधिक सालता है। वहाँ मौसम भी तुम्हारे ही मिजाज का होता है अनूप, हर क्षण कपड़े बदलता हुआ, अलग अलग दिखता हुआ, कभी उजला, कभी मैला, कभी एकदम बेरंग। कुछ चीज़ें अनुभूतियों से परे जाकर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती, बहुत सी जगह घेर कर पड़ी रहती हैं जीवन में। हम लोगों का समय असमय अनमन हो जाना, भीड़ में अकेला हो जाना, इन्हीं की उपस्थिति का अकस्मात बोध होता है शायद। अपने ही अंदर के पत्थरों से टकराते रहना हमारी नियति होती है। वक्त की बेआवाज़ धार इन्हें घिसती तो है, मगर इतना भी नहीं कि ये हमारे रास्ते की रुकावट बनने का मादा ही खो दें। कहते कहते वो जैसे अचानक चुपसी आई थी। अनूप उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा था। हवा में सिगरेट की गंध के साथ वो भी छाया हुआ था। उसे अचानक ख्याल आता है कि वो अब भी खुलकर सांस लेने से बच रही है। कभी कभी अपना ही मर्म ऐसे छल जाता है। कुछ वर्जिन सा घटने की ग्लानि मन में हो आती है। वो झूठी सफाई दे नहीं पाती। कुछ क्षण सिर्फ सच के लिए होते हैं, उनमें झूठ के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे क्षणों में मुखौटा उतार देना पड़ता है, हथियार भी रख देना पड़ता है। ऐसा डिफेंसलेस क्षण शायद तब आता है जब इंसान समर्पण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अपने अहम और छद्म से इस तरह निकलना जीवन में बहुत बार नहीं हो पाता है। सिर्फ प्यार में ये करिश्मा होता है। प्यार इंसान को अपने आप से ऊपर उठाता है, कन्फेशन और समर्पण के लिए प्रस्तुत करता है। वो मन ही मन हिसाब लगाने की कोशिश करती है, वे कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। जिन्हें रात दिन मन में गुनती रही है, उन्हें याद करने का कैसा प्रयास है। अनूप उसकी सोच को सुनता हुआ सा यकायक बोल पड़ता है, 10 साल, पूरे 10 साल बाद हम मिल रहे हैं। वो प्रतिक्षण अपने भीतर जीवित इन पलों को यत्न से छिपाती है। यहाँ सब कुछ शब्द शब्द धरा है, अपनी पूरी महक, गंध और स्वाद के साथ। वो इस सहजता से पकड़ में आना नहीं चाहती। एक दिन अनूप बड़ी निर्ममता से उसे छोड़कर चला गया था। वो अंदर ही अंदर मर गई थी, मगर बढ़कर पुकारा नहीं था। तकलीफ़ों की एक लंबी फहरिस्त बनकर वो न जाने कितने अरसे से जीती रही थी। भटकते भटकते वो एक बार फिर अपने मौन से चौंक कर जागती है। अनूप कह रहा था, शायद आज कन्फेशन का ही दिन था। हमारी विडंबना क्या है जानती हो? हम घर की तलाश में अपने घर से आगे निकल आते हैं और इसी तरह उम्र भर का भटकाव अपने लिए चुन लेते हैं। दूसरों को इल्ज़ाम देने का कोई अर्थ नहीं जब हम खुद चलकर अपनी अपनी लक्षण रेखाएं लांघते होते हैं। सोने के हिरण के पीछे राम भटक जाते हैं, हम तो साधारण इंसान ठहरे, ऐब और खोट की माटी से बने हुए, बार बार गलतियां करने के लिए, उन्हें दोहराने के लिए आजन्म अभिशप्त। अब अपनी कमियों को ओट देने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का बचपना नहीं रहा। ये मानसिकता सही नहीं, समझ सकता हूँ। उसकी खुली ईमानदार बातों से उसके अंदर से गुजरे समय का एहसास होता है। वो उम्र से ही नहीं, सोच से भी परिपक्व हुआ है। आज न जाने क्यों उसे उसके सामने अपना मन भी खोल देना सुरक्षित लग रहा है। जो टकराहट कभी था, अब वो नहीं रह गया था। अनजाने ही गुजरे समय ने कई सिलवटें दुरुस्त कर दी थीं, गिरहें सुलझ गई थीं। हम दोनों साथ थे तो बहुत टकराते थे। जब हम अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल पड़ते हैं, हमारे कंधे अनजाने ही आपस में ठेलने लगते हैं। ये होता तो निर्दोषी है, मगर हम सफ़र को विरक्त कर देता है। हमें एक बिंदु के बाद लगने लगता है ये होड़ है, अपने अपने लक्ष्य की यात्रा नहीं, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने की होड़। बस एक युद्ध शुरू होता है, कुछ कुरुक्षेत्र जैसा, जहाँ अपने ही आमने सामने होते हैं। बहते हुए लहू में अपना लहू कौन सा है समझ नहीं आता। दूसरों की पीड़ा में हम कराह रहे हैं, युद्ध के उन्माद में इतना भी समझ नहीं आता। युद्ध की समाप्ति पर हम अपनी ही मृत देह पर खड़े होकर विजय पताका फहराते हैं, हार कर जीत का उत्सव मनाते हैं, ध्वंस को निर्माण की शुरुआत मानते हैं।
संहार को सृजन मान लेते हैं। हम मनुष्यों की नियति कठपुतली से अलग कहाँ होती है। उसकी बातें सुनते सुनते पीछे चलता हुआ अंधेरा थमसा गया था। उसने भी पीछे मुड़कर देखा था, न जाने क्या देखने के लिए। गनीमत है अंधकार में आंसुओं के मोती नहीं चमकते। ये बात शायद एक साथ दोनों के मन में आई थी। बाहर से संयत दिखने का सिलसिला अभी भी जारी था। अनूप ने दूसरी सिगरेट सुलगा ली थी। एक सिरे की आग दूसरे सिरे पर छाई हुई थी। उसकी आंखों में कहा अनकहा का जमघट है, ठीक ऊपर झिलमिलाते चांद तारों की तरह। वो अपनी सोचों को आज शब्द देना चाहता है। एक उम्र खामोशी से गुजार देने का पछतावा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है शायद। एक समय था जब अपनी तलाश में खुद को पीछे छोड़ आया था। असीम निसंगता का वो आतंक भरा दौर था। अपने ही पूरी तरह से चुक जाने का दारुण अनुभव और स्वीकृत लिए जीना। प्रतिरक्षा के सारे साधन खोकर एकदम असहाय हो जाना, डिफेंसलेस, वल्नरेबल। लगता था आंखों में पट्टी बंधी है और सामने से कभी भी गोली चलकर सीना छलनी कर सकती है। इस डर की कोई सीमा नहीं हो सकती, एकदम अछोर, कल्पना की हदों के पार। उन दिनों मेरे चेहरे पर रंग का एक लेश भी नहीं होता था। हादसों ने मुझे पूरी तरह निचोड़ लिया था। अपने ही जीवित होने पर मुझे शक होता था, दूसरों की क्या बात करें। अनूप की बातों से जैसे कई बातें यकायक साफ हो गई थी। कई टुकड़े जुड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बन गई थी, जो शायद इतनी कुरूप भी न थी। न जाने क्यों इंसान खुशी की तलाश में अपनी ही खुशियों पर रेत बिखेर देता है। संदेह, आक्षेप और घृणा की लपलपाती नीली आग में अपनी दुनिया झोंक देता है। बहुत सी बातें अनुत्तरित थीं और शायद हमेशा रह भी जाएंगी। दोनों बातें करते हुए काफ़ी दूर निकल आए हैं। ढलानें अब सम पर आने लगी थीं। आगे सड़क सीधी थी। दूर पहाड़ी बाजार की रोशनियां दिखने लगी थीं। वहाँ अभी भी कुछ चहल पहल बाकी थी शायद। उनकी तरफ देखते हुए ख्याल आया था, मिलने का समय खत्म हो रहा है। कितनी अजीब बात थी कि जिससे बिछड़े एक जमाना हो गया है, उससे अलग होने का ख्याल आज भी दुख पहुंचा रहा है। बिछड़ना सही मायने में शायद मानसिक ही होता है। इस बिंदु पर अलग हुए बिना बिछड़ना संभव नहीं। शारीरिक दूरी का कोई अर्थ नहीं होता जब तक ये मनों के बीच में से ना गुजरा हो। न जाने कब दोनों धीरे धीरे बिल्कुल ही थम गए। आगे के मोड़ से दुनिया और उसकी दुनियादारी शुरू होती है। अलग उन्हें यहीं से होना है। ये अनकहा सच दोनों के अंदर बना हुआ है और इससे पनपता विषाद का एक अमूर्त सा एहसास भी। सर पर पीपल की चमकीली सरसराहट है। तारों की धुंधली छाँव में वे हजारों हथेलियों की तरह विदा में लहरा रही हैं। पहाड़ियों की गहरी नीली पृष्ठभूमि में खड़े अनूप की आकृति को वे एक क्षण के लिए न जाने किस नज़र से तकती है। वही ऊंचा कद, मगर भरा पूरा नहीं। बीमारी ने उसकी देह को अंदर से खोखला कर दिया होगा। चेहरा भी खो गया होगा, शायद हमेशा के लिए। उसके अंदर कुछ निःशब्द दरक रहा है। बेआवाज़ चीखें उठ रही हैं। एक मौत से होकर वो भी गुजर रही है जैसे। इस क्षण वो अनूप से कुछ अच्छा कहना चाह रही है और शायद कुछ अच्छा सुनना भी। यही बातें अब आगे के सफ़र में साथ देंगी, दूर तक जाएंगी। ये संधि का क्षण है। इसकी शर्तों को आसान करना ही होगा। युद्ध की कड़वाहट को दूर करने के लिए भी ये जरूरी हो गया है। अनूप अब सिगरेट की लंबी लंबी कशें खींच रहा है। शायद वो भी इस क्षण की कैफियत को समझ रहा है। एक बार उसका जी चाहा था कि उसे इतनी सिगरेट पीने से मना कर दे, मगर फिर इस बात की अर्थहीनता का ख्याल आ गया था। अब क्या फ़र्क पड़ता है। शायद अब ज़िंदगी की लगाम ढीली करके उसे सर पर दौड़ लेने की आज़ादी मिल जानी चाहिए। इस हालत का भी शायद अपना एक परवर्टेड किस्म का जायका है, सुख है। उसने अनूप की स्थिति में रहकर सोचने की कोशिश की थी। अनूप ने सिगरेट का बट जमीन पर फेंक कर जूते से मसल दिया था। आग की नन्ही चिंगारियां थोड़ी देर तक अंधेरे में सुलग कर बुझ गई थीं। अनूप की आवाज़ में भी जैसे बुझी हुई चिंगारियां थीं। तुमने एक छोटे से सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया इंदु। तुम खुश हो ना? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी तो अपनी मर्जी की मालिक होती है। हमें तो बस उसके साथ हो लेना होता है। और खुशी का भी क्या कहें, क्या है इसकी परिभाषा? हंस लेती हूँ, गुनगुना लेती हूँ, ये सब तो कर ही लेती हूँ। दरअसल जीना भी एक आदत ही होती है। हम जीते हैं और जीते चले जाते हैं। इसका कोई अच्छा सा विकल्प भी तो हमारे पास नहीं है। अपनी आवाज़ में खोई हुई सी टिटहरी किसी पुकार को वो चाह कर भी छिपा नहीं पाई थी। और तुम्हारे पति? हाँ, मेरे पति।
ये शब्द अपने अर्थ से मुझे थामे हुए हैं, वरना शायद अब तक खुद को शिनाख्त करना भी मेरे लिए संभव नहीं रह जाता। उनका मेरे जीवन में होना ठीक सर पर आसमान के होने जैसा है। उसे हम छू नहीं सकते, मगर उसका हमारे ऊपर छाया होना भी बहुत होता है। उसके रहते हम कभी सही अर्थों में बेघर नहीं हो सकते। एक भावनात्मक सुरक्षा का भाव इंसान को निसंग होने नहीं देता। आकाश का होना असल में हमारे यकीन का बना हुआ होना है। अछोर आकाश हमें हमारा छोर दिखाता है, क्षितिज की रेखा बनकर। चलो, मैं निश्चिंत हुआ तुम्हारी तरफ से, वरना एक बोझ ये भी रह जाता। कोई बोझ मत रखो मन पर और स्वयं को हल्का करो। हाँ, ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अनूप की आवाज़ में पहली बार एक गहरी थकान बहुत स्पष्ट होकर उभरी है। पहाड़ी चढ़ाइयों पर चलते हुए उसकी फूली हुई सांसें भी सुनाई पड़ने लगी हैं। अचानक न जाने एक कैसी अजीब सी इच्छा से उभर आई है। इस शिफॉन से तिरतिराते अंधकार को चीर कर अनूप तक पहुंच जाए और उसके चेहरे को ढूंढ ले, जो आज भी उसे यहाँ वहाँ से बुलाता है, कहीं बसने नहीं देता है, घर भी बंजारों का डेरा बनाकर रख दिया है। अनूप जैसे एक बार फिर उसकी अनकही सुन लेता है। आगे बढ़कर उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है। मुझे एक बार देखना चाहोगी इंदु? बहुत बदल गया हूँ। अपनी आदर हथेली में अनूप का स्पर्श अनुभव करते हुए वो जैसे एक पल के लिए अपनी भाषा खो बैठी है। कुछ क्षण सिर्फ मौन के लिए होते हैं, स्पर्श के लिए होते हैं। वहाँ शब्दों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अपनी बोलती हुई हथेली को चुप नहीं करा पा रही है। मगर एक बात जो इस मौन से बहुत स्पष्ट होकर उभरी है, वो यह कि वर्षों के अभाव ने उसे अंतिम बूंद तक निचोड़ लिया है। अपने अंदर अब तक प्रेम के होने का यकीन शायद एक मरीचिका के सिवाय कुछ भी न था। जहाँ कभी प्रेम था, वहाँ अब नए जीवन में बने नए रिश्ते का साहचर्य है, विश्वास है, जीते चले जाने की एक आदत है। और इनका होना भी किसी माने में कम नहीं है। वो अनूप को छूती है, मगर स्पर्श का सुख नहीं मिलता। संवेदनाएं कभी ऐसी खत्म होती हैं कि सारी अनुभूतियों के पार चली जाती हैं। हाथ रह जाता है तो बस एक अबूझ सा स्वाद, जिन्हें हथेलियाँ नहीं पहचानती। इस आत्म स्वीकृति ने उसे हल्का कर दिया था। वर्षों से वो दोहरे जीवन का बोझ झेलती आ रही थी। न अपने अतीत को मिटा पा रही थी, न अपने वर्तमान को जी पा रही थी। दो हिस्सों में बंटकर जीने की विडंबना ने उसे किस तरह भरे पूरे घर में अकेली कर दिया था, ये उसका ही मर्म जानता था। आज यकायक भ्रांति के बादल छट गए थे। अनूप उसका अतीत है और उसे अब अतीत के ही किसी सुरक्षित से कोने में रहना पड़ेगा। वर्तमान में उसकी स्मृति है, वो नहीं। अंदर नासूर बनती सी घृणा भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। उसे इसका भी भरोसा हो चला है। घृणा की एक नीली नदी में वो एक उम्र से बहती डूबती रही है, मगर अब वो किनारे पर है। दूसरी तरफ अनूप, उसका प्रेम, उसका विश्वासघात और यातनाएं हैं, जिन्हें वो देख तो सकेगी, मगर वे उसे कभी छू नहीं सकेंगी। यातनाओं की स्मृतियाँ वक्त के सूने गलियारे में अनजाने ही दूसर पड़ गई हैं। किस्ते घावों का मवाद बह गया है। अब कुछ बचा है तो बस एक लंबी यात्रा की क्लांति, और कुछ नहीं। यकायक उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। अनूप ने कई बार लाइटर जलाने का प्रयास किया था, मगर न जाने क्यों लाइटर जल नहीं पाया था। उसने एक तसल्ली की सांस ली थी। अच्छा है, स्मृतियों के पन्ने में वही चेहरा संजोया रहे जिसे कभी बहुत चाहा था। इस यातना भरे वर्तमान को इसी अंधेरे का हिस्सा बनकर खो जाने दो। जिस अंधकार की कोई सूरत नहीं, उसी के अपरिचित साए में दफन हो जाए आंसू और तकलीफ की ये अनकही कहानी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल पड़ी थी, अपने पीछे, बहुत पीछे छूट जाते हुए अनूप को महसूस करते हुए। अनूप ने कुछ भी नहीं कहा था। शायद वो समझ रहा था अब उनके बीच कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। शायद दोनों ने ही एक दूसरे का सामान एक दूसरे को लौटा दिया है। अब उनके पास जो है उसे आजीवन रखा जा सकता है, बिना किसी ग्लानि या तकलीफ के। सरसराते हुए अंधेरे का एक अटोल हिस्सा बनकर वो वहीं खड़ा रह गया था। उसे आज कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। सामने रास्ता है, मगर कहीं पहुंचने का विकल्प नहीं। वो समझ सकता है और तभी बेफिक्र है। मगर इंदु को जल्दी गेस्ट हाउस पहुंचना है, बहुत देर हो गई है और ऋषि उसका इंतज़ार कर रहा होगा। पीछे रात की हल्की नीली उजास में पीपल की हथेलियाँ अब भी हिल रही थीं। हवा में उसी की सरसराहट थी। ये क्षण विछोह का भी था और मिलन का भी। वो कहीं से टूटकर अनायासी कहीं और जुड़ गई है, बहुत बहुत मजबूती और यकीन के साथ। इसमें प्यार नहीं, न सही,
मगर प्यार से भी आगे की कोई बेशकीमती चीज़ है। इसी की तलाश में तो एक उम्र गुजर गई थी। अब प्रेम के नाम पर इस सोने के हिरण का पीछा और नहीं। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी अनकही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।